वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ट्रेडिंग अकाउंट को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिटेल में हमने डिस्कस किया था फाइनल अकाउंट्स में, और अब बैलेंस शीट को हम डिस्कस करेंगे बिकॉज बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन को बिजनेस की बताती है कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिजनेस की, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो बैलेंस शीट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट में हमें प्रिपेयर करनी होती है। तो एग्जैक्टली अब बैलेंस शीट में क्या होता है, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स थे तो उसके डेबिट और क्रेडिट साइड होता था, और एंट्रीज करने के लिए डेबिट साइड हम टू का यूज करते थे एंड क्रेडिट वी यूज टू राइट बाय। लेकिन बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए इसमें ना डेबिट है ना क्रेडिट साइड है, और एंड जब आइटम्स को हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम टू और बाय वर्ड्स का भी यूज नहीं करते। नाउ अब बैलेंस शीट क्या होती है, एज ऑन मैंने लिखा है बैलेंस शीट एज ऑन मीन्स बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे ही प्रिपेयर होती है। सपोज इसको हम 31 मार्च को बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है किसी कंपनी की, किसी बिजनेस की, वो उस पर्टिकुलर डेट के लिए शो करती है। वेर एज ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए प्रिपेयर होता है, या तो दिसंबर से जनवरी से दिसंबर जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है, या अप्रैल से मार्च जो भी आप कंसिडर कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना ग्रॉस लॉस हुआ, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, ये ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट से हमें पता चलता है। बट बैलेंस शीट कोई अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम नहीं प्रिपेयर करते, एक पर्टिकुलर डेट के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इस पर्टिकुलर डेट में जो भी फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट शो करेगी वो उस दिन के लिए होगा। अब वो फाइनेंशियल पोजीशन नेक्स्ट डे बिगड़ भी सकती है, उससे और अच्छी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये फिक्स पीरियड के लिए नहीं होता, अकाउंटिंग पीरियड के लिए नहीं होता, बट एक स्टेटमेंट होता है जो एक पर्टिकुलर डेट के लिए प्रिपेयर होता है। क्लियर। और लास्ट में दो साइड्स होती हैं, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने पूरा क्वेश्चन सही किया है, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों की मैच करेगी। अगर मैच नहीं कर रहे हैं, इक्वल नहीं है, दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं या तो बैलेंस शीट में एरर कर रखा है, या ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट में एरर हो रखी है। क्लियर। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, बेसिक चीजें कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं एंड क्या होता है। अब कुछ चीजें अगर एसेट साइड में आती हैं, अब एसेट साइड में कुछ टाइप्स के एसेट्स होते हैं, एसेट्स का क्लासिफिकेशन होता है, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, ओके, टेंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। तो इसको हम जल्दी से देख लेते हैं वन बाय वन। करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हम मार्केट में सेल ऑफ करेंगे तो हमें कैश मिल जाएगा। सो दीज एसेट्स कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो कैश में जो एसेट्स कन्वर्ट होते हैं आसानी से, उनको हम करेंट एसेट्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हो गया, डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं करंट एसेट्स के। ओके, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ करंट एसेट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर हो गया क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स। ठीक है, ओके। अब दूसरी टाइप की होती है, ये तो हो गया करंट एसेट्स की बात, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली। सेकंड हो गया नॉन करंट एसेट्स। अब इस नाम से आप समझ गए होंगे कि वो एसेट्स तो कैश में इजीली कन्वर्ट नहीं होते, ये परमानेंट नेचर के होते हैं और इन्हें कंटिन्यूस यूज के लिए बिजनेस में लिया जाता है, या कंटिन्यूस यूज के लिए बिजनेस के लिए खरीदा जाता है। ठीक है, तो ये नॉन करेंट हो गए, ये फिक्स्ड इन नेचर होते हैं। जैसे हमने आज अगर कोई करंट नॉन करंट एसेट खरीदा, तो ऐसा नहीं है कि अगले साल हम उसे बेच देंगे या अगले 2 साल में बेच देंगे। ये 10 साल, 12 साल, 15, 20 साल तक इनका यूज हम करते रहते हैं। तो इनका यूज परमानेंट नेचर का होता है, फिक्स्ड होते हैं एक तरीके से, रीसेल पर्पस के लिए हम इन्हें नहीं खरीदते। ठीक है, और कंटिन्यूस यूज के लिए हम इन्हें खरीदते हैं। तो ये नॉन करंट एसेट्स हो गए। हम नॉन करंट एसेट्स से कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पता होगा लैंड और बिल्डिंग हो गई। ठीक है, देन आपकी लैंड बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, देन व्हीकल हो गए। ओके, तो ये सारी चीजें, मशीनरी, लैंड, व्हीकल, फर्नीचर, तो ये सारे हो गए नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है,
जिसको आप सिर्फ रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदते, बल्कि आप इसके लिए खरीदते हो कि इनका यूज हम लॉन्ग टर्म बेसिस में कर सकें, परमानेंट इन नेचर होती हैं, फिक्स्ड होती हैं और इनका बेनिफिट काफी सालों तक हमें मिलता रहता है, तो ये इजिली कैश में कन्वर्ट नहीं होती। सो दीज आर नॉन करेंट एसेट्स। अच्छा, तीसरा हम देखते हैं लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? मोर और लेस करंट एसेट्स जैसे ही होते हैं, ठीक है, या तो ये कैश के फॉर्म में होते हैं या ये इजिली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्या डिफरेंस होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि लिक्विड एसेट और करंट एसेट में क्या डिफरेंस होता है, फिर तो बेसिकली आप ये बताएंगे कि जब लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस, जब आप इससे प्रीपेड एक्सपेंसेस को और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को करंट एसेट से माइनस कर दो, प्रीपेड एक्सपेंस को करंट एसेट से माइनस कर दो। क्वेश्चन में ये दोनों दिया, दोनों को ऐड करके करंट एसेट से माइनस कर दो। मींस जितने करंट एसेट्स हैं उसमें से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हटा दो और प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू हटा दो, तो लिक्विड एसेट्स हमारे निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक तो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा चुकी हूँ क्या होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जब हम एडजस्टमेंट आगे करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इसका क्या एडजस्टमेंट होता है, कहाँ कहाँ आता है एंड एवरीथिंग। अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लो बच्चों की क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम करंट एसेट से माइनस कर देंगे तो हमारे लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे, जिसको हम इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, एक और होता है वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स का मतलब क्या होता है? ये होते तो एसेट्स हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इन्हें यूज करते जाते हैं इनकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, लाइक ये कंज्यूम होने लगते हैं धीरे धीरे, कंज्यूम मीन्स खत्म होने लगते हैं, या इनकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप इनका फर्दर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमारे ऑयल वेल्स हुए, ये वेस्टिंग एसेट्स हैं। बाय द नेम यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई कंज्यूम हो रहे हैं धीरे धीरे, एग्जॉस्ट होके फाइनली एक पॉइंट ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएंगे। ऑयल वेल्स में जितना भी ऑयल होता है आप उसे एक्सट्रैक्ट करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ऑयल प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो वो आपका एसेट बेकार हो गया, तो उसको हम वेस्टिंग एसेट्स में डाल देते हैं। क्लियर? और जैसे कोल माइंस हो गई, तो काफी साल तक तो आपने कोल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन अब कोल खत्म हो गया उन माइन से, तो आपके लिए वो माइन किसी यूज की नहीं है, मींस वो वेस्टिंग एसेट हो गई आपके लिए। तो ऑयल वेल्स है, कोल माइंस है, दीज एसेट्स कम अंडर वेस्टिंग एसेट्स की। ये हमेशा के लिए नहीं रहते, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है और ये एक पॉइंट पे आके इतने हम कंज्यूम कर लेते हैं कि ये एग्जॉस्ट खत्म हो जाता है। क्लियर? इसको आप लिख लो एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो, जैसे कि ऑयल वेल्स हो गए और कोल माइंस हो गई। क्लियर? एक हो गए फिक्टिशियस एसेट्स और इनको हम नॉमिनल एसेट्स भी बोलते हैं। नॉमिनल एसेट्स क्वेश्चन में आता है तो मतलब कि आपको फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में ही एक्सप्लेन करना है। अब फिक्टिशियस एसेट्स हम उनको एसेट्स की कैटेगरी में डालते जरूर हैं बैलेंस शीट में, लेकिन एज सच उनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती, या वो कोई टेंजेबल वैल्यू नहीं होती, ना वो टेंजेबल होते हैं, ना उनकी एज सच कोई रियल कैश वैल्यू होती है जिसे आप रियलाइज कर सको। क्लियर? लेकिन फिर भी हम इन्हें एसेट्स के तौर पे ट्रीट करते हैं और बैलेंस शीट में एसेट साइड ही दिखाते हैं, क्योंकि ताकि इन्हें हम फर्दर ट्रांसफर कर सकें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फर्दर एडजस्टमेंट्स के लिए, बैलेंसिंग के लिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। जैसे पीएल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में दिया है तो ये एक नॉमिनल या फिक्टिशियस एसेट है, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। अब डेबिट बैलेंस पीएल अकाउंट का ऐसा कोई टेंजेबल वैल्यू तो है नहीं, आप इसको रियलाइज भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें उसको एज एन एसेट ट्रीट करना पड़ेगा फॉर फर्दर एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जैसे आज मैंने कोई एडवर्टीजमेंट अपने प्रोडक्ट का निकाला, तो ऐसा तो है नहीं कि अगले साल मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा,
अब जैसे अगर आज एडवर्टीजमेंट निकला तो मानो अगले 5 साल तक या अगले 7 साल तक 8 साल तक मुझे उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो मैंने जो एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंस किया, उसका बेनिफिट मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलता रहेगा। कितना ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। फिर इसको हम स्प्रेड करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ सपोज 10 ईयर्स कि भाई 10 साल तक हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, तो हर साल कितना बेनिफिट मिल रहा है उसको आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो एक एक एक्सपेंस तो जाएगा पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में क्योंकि एक्सपेंस है। ठीक है, बाकी का जो रिमेनिंग होगा वो अमाउंट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो अब अगेन ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है या जो डेफर्ड एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये आ गया बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीजें होती हैं, आइटम्स होते हैं जो एसेट्स तो नहीं होते रियल मायने में, बट उनको हम एसेट कंसिडर करते हैं। क्लियर? ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया? ओके, तो इसमें हम लिख सकते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस विच इज नॉट रिटन ऑफ या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एक ही बात है। क्लियर? अच्छा, और दूसरा कौन सा हो गया? टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट। इसको फिलहाल यहाँ लिख लेते हैं एसेट्स। ये तो अंडरस्टूड है, ये तो क्लियर है। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, तो टेंजिबल सारे वो एसेट्स हो गए। अब वो आपके करंट एसेट्स हैं, लिक्विड एसेट्स हैं, मींस एवरी एसेट व्हिच यू कैन टच, यू कैन फील, यू कैन सी, दोज आर टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, और इनटेंजिबल एसेट्स कौन से हो गए? जो एसेट्स तो हैं जो आपको कैश दे रहे हैं, जो आपका फायदा कर रहे हैं, बट यू कैन नॉट सी देम, यू कैन ओनली फील देम। जैसे कि गुडविल, कंपनी का गुडविल। गुडविल मीन्स अ गुड इमेज इन दी मार्केट ऑफ द कंपनी। अगर आपकी कंपनी की इमेज ही अच्छी नहीं है मार्केट में, तो आप फर्दर बिजनेस नहीं कर सकते। क्लियर? तो गुडविल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनटेंजिबल एसेट हो गया। पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, ये सारे एसेट्स हैं और ये सारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिन्हें आप फील कर सकते हैं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल हैं और ये इनसे कैश आ रहा है, इनसे इनकम आ रही है, बट यू कैन नॉट टच देम। क्लियर? अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को हम लीज में डाल देते हैं, एट टाइम्स वो भी इंटेंजिबल एसेट्स में आती है। ठीक है, तो ऐसे एसेट्स का फायदा तो आपको हो रहा है, बट यू कैन नॉट सी देम। क्लियर? पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, एंड ऑल दीज एसेट्स। तो इसमें हम लिख सकते हैं भाई टेंजिबल एसेट्स में तो हमने लिख दिए करंट एसेट्स हो गए, फिक्स्ड एसेट्स हो गए। ठीक है, प्लस इंटेंजिबल में हमने लिख दिया गुडविल, देन कॉपीराइट, देन पेटेंट्स एंड एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। ठीक है, फिक्टिशियस, फिक्टिशियस का लिटरल मीनिंग होता है विच इज नॉट रियल और इमेजिनरी। ठीक है, कोई अगर फिक्टिशियस का रियल मीनिंग पूछे, लिटरल मीनिंग, तो विच इज इमेजिनरी, विच इज नॉट रियल। तो ये सारे हो गए टाइप्स ऑफ एसेट्स जो कि बैलेंस शीट में क्लासिफाई होते हैं। तो बैलेंस शीट का बेसिकली जो ऑर्डर होता है लिखने का आइटम्स, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले करंट एसेट्स को मेंशन करते हैं। हैphazardly आप मेंशन कर सकते हो, बट वो तरीका नहीं होता। क्लियर? व्हेन यू विल गो फॉर हायर स्टडीज, अकाउंटिंग से रिलेटेड, या एफसीएस कर रहे हो, आप सीए कर रहे हो, तो वहां आपको स्ट्रिक्टली ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम्स में आप करो ना करो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट का रूल होता है कि एसेट, चाहे वो एसेट साइड हो चाहे लाइबिलिटी साइड हो, एसेट में पहले आप करंट एसेट्स को शो करेंगे, फिर आप फिक्स्ड नेचर के एसेट्स को शो करेंगे आखिरी में। ऐसा नहीं कि पहले फिक्स कर दिया फिर करंट कर दिया। ठीक है, उससे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट ये तरीका होता है कि इस ऑर्डर में, इसको मार्शलिंग बोलते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग, मार्शलिंग, ये सब टर्म्स होते हैं जो बैलेंस शीट में जब आइटम्स रिकॉर्ड करते हो तो वी यूज देम। ऐसे ही लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज पहले करो, फिर नॉन करंट को या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को बाद में हम शो करते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गई एसेट की बात। फटाफट अब हम क्या करते हैं, अब हम कर लेते हैं डिस्कस लाइबिलिटीज की बात, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट। तो लाइबिलिटीज में सबसे पहली लाइबिलिटी जो है, अब करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जिनको आप विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर रीपे कर देते हो। लाइबिलिटीज वही होती है ना, जैसे हमने किसी से उधार लिया है, ओके, और हमें वो पैसा बाहर देना है, वो बिजनेस का पैसा नहीं होता, बिजनेस का कैश नहीं होता, वो हमेशा हमेशा हमें किसी को पे करना ही होता है, रीपे करना होता है। ठीक है,
तो करंट लाइबिलिटीज वो हो गई जो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आपको रीपे करना है, 1 साल के अंदर ही आपको रीपे करना है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज। अब कौन कौन सी लाइबिलिटी हो सकती है ये आपको क्वेश्चन में आ जाएगा, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, अक्सर क्वेश्चन में आता है, तो आप इसे कहाँ डालेंगे, लाइबिलिटीज में डालेंगे अंडर द हेडिंग करंट लाइबिलिटीज। फिर हो गया बिल्स पेएबल। बाय द टाइम स्टूडेंट्स आई एम अज्यूमिंग दैट आपको बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल आता होगा, क्लियर। बिल्स पेएबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, अच्छा और क्या हो गया, क्रेडिटर्स हो गया जिसे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का लिटरल मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ, मैं इसलिए डिटेल में नहीं बता रही बिकॉज एडजस्टमेंट में फिर हमें इनसे डील करना है। आउटस्टैंडिंग मीन्स इस फाइनेंशियल ईयर में जो एक्सपेंस आपको पे करना था आपने नहीं किया, तो वो आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा करंट लाइबिलिटीज में जाता है, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा एसेट्स में आता है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स जो इस अकाउंटिंग ईयर के एक्सपेंस नहीं थे या जो अगले साल के थे, कमिंग अकाउंटिंग ईयर के थे, लेकिन आपने इसी साल पे कर दिए तो प्री पे कर दिया। और आउटस्टैंडिंग मीन्स इस साल के जो करने थे आपको एक्सपेंस वो आपने नहीं करे, पैसा आपको जो देना था आपने नहीं दिया, इसलिए वो उधार पे और उधार चढ़ गया, क्लियर। दिस इज आउटस्टैंडिंग। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट साइड आता है और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड आता है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज बाय द नेम नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, जो हमें रीपे करनी है एक साल से ज्यादा के टाइम पीरियड में, ठीक है। लाइक दोज लाइबिलिटीज विच वी यू हैव टू रीपे से आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years, लाइक मोर देन 1 year। अगर एक साल के बाद आप कोई लाइबिलिटी रीपे कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली इट इज अंडरस्टूड कि वो करंट लाइबिलिटीज के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे आप 3 साल में रीपे कर सकते हो, 5 साल में, 10 साल में, तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं और वो नॉन करंट लाइबिलिटीज में आती हैं। जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गए, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो यहाँ ले लो, एक और हेडिंग होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब ये एसेट होते हैं, लेकिन ये एक अलग हेडिंग में ये आती है, ये जैसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा हो किसी प्रॉपर्टी में, या अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो बैंक में और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट है, तो वो तो आ गया आपका फिक्स्ड एसेट में। अब नॉन करंट क्या हो सकती है, लॉन्ग टर्म लोन्स, जो आपने मार्केट से लोन लिया है या किसी बैंक से लोन लिया है और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो वो ऑब्वियसली नॉन करेंट हो गया। आपको 10 साल में रीपे करना है, 12 साल में रीपे करना है, वट एवर इज द कंडीशन, क्लियर। तो ये करंट होगा, ये नॉन करंट होगा, जो 1 साल के बाद आपको रीपे करने होते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, क्लियर। या कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं। अब डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए ही कंपनी इशू करती है इन ऑर्डर टू रेज फंड्स। जब उसे फंड्स की जरूरत होती है तो वो डिबेंचर्स को मार्केट में फ्लो कर देती है, क्लियर। ये अब डिबेंचर शेयर्स एंड ऑल जब 12th में आएंगे तब डिटेल में इसके बारे में यू कैन स्टडी, ओके। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज बाय द नेम यू कैन अंडरस्टैंड कि ये लाइबिलिटीज तभी अकर होती हैं जब कोई इवेंट का अकरेंस होता है। ऑन अकरेंस ऑफ एनी इवेंट when you have to repay certain amount, ठीक है, to the third party, then those liabilities come under contingent liabilities। जब तक वो इवेंट अकर नहीं होता तब तक ये लाइबिलिटीज भी अराइज नहीं होंगी। सच लाइबिलिटीज अराइज ओनली ऑन दी हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। अगर कोई इवेंट हो गया है और आपको पे करना है सडनली, ठीक है, तभी वो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज क्रिएट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, ठीक है। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज की और सब कैटेगरीज हैं, शायद 3 या 2-3 कैटेगरीज आपकी बुक में दी है, दैट यू कैन गो थ्रू, क्लियर। तो अब आपको थोड़ा सा रफ आइडिया मिला कि बैलेंस शीट क्या होती है, और यहाँ पे देन यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट। इस लाइबिलिटीज का टोटल करो और एसेट का टोटल करो, ये दोनों साइड। सपोज यहाँ पे 10 लाख यहाँ पे आ गया और 10 लाख यहाँ पे आ गया बैलेंस। तो अगर लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड इक्वल है, एक दूसरे से टैली कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका पूरा क्वेश्चन सही है, ठीक है। अगर टैली नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स कहीं ट्रेडिंग अकाउंट में गलती कर दी, या पीएल में कर दी, या एडजस्टमेंट्स में गलती हो गई, या आखिरी में बैलेंस शीट में हो गई, ओके।
तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि बैलेंस शीट कैसे हमें फाइनली लास्ट में प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट लास्ट में ही प्रिपेयर होगी, पहले ट्रेडिंग अकाउंट होगा, फिर ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ट्रांसफर होगा पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइनली ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, एंड देन यू कैन फाइनली कैलकुलेट वाइंड अप योर आंसर। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट फाइनल अकाउंट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी थी जो मुझे लगा कि मुझे न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले डिस्कस करनी चाहिए। बाकी और बहुत सारी थ्योरी है दैट इज इजी, यू कैन गो थ्रू फ्रॉम योर बुक्स। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अब हमने तीनों चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन समझ लिया है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इसका ध्यान रखोगे तो आई एम श्योर कि आपको जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये ईजी हो जाएगा आपके लिए। क्लियर? पहली बात तो ये है कि अगर ट्रायल बैलेंस, वैसे तो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस हमेशा दिया होता है, बट अगर ट्रायल बैलेंस इज नॉट गिवन, ट्रायल बैलेंस नॉट गिवन, अगर ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाना है, डेबिट और क्रेडिट साइड को टैली करना है। दोनों साइड टैली हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं टैली होता है तो आपको पता है क्या करना है, डिफरेंस हमेशा हम सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं और वो सस्पेंस अकाउंट को हम बैलेंस शीट में एडजस्ट करते हैं आखिरी में। क्लियर? तो अगर ट्रायल बैलेंस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, कैलकुलेट the debit side, debit and credit side and also suspense account। suspense account का जो अमाउंट है वो आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर? अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ट्रायल बैलेंस तो फिर भी प्रिपेयर करना है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट इज, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको कोई आइटम्स का एडजस्टमेंट दिया हो, कोई एडजस्टमेंट आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दी है कि क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वाज 40,000, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, तो अगर कोई चीज एडजस्टमेंट में दी है तो वो दो जगह अपीयर होगी पूरे फाइनल अकाउंट्स में, कहीं दो जगह, या तो ट्रायल बैलेंस, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या पीएल में, या ट्रेडिंग या बैलेंस शीट में। ठीक है? या पीएल में या बैलेंस शीट में, या बैलेंस शीट में या ट्रेडिंग में, जो भी है, मींस ये दो बार अपीयर होगी। अगर क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया, आई एम टेलिंग यू द एग्जांपल, तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह अपीयर होगा, एक तो होगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और दूसरी बार अपीयर होगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। अब क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको बताया करंट एसेट है तो एसेट साइड जाएगा, लेकिन वही क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो सिर्फ एक जगह अपीयर होगा, वो होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एनी आइटम इनसाइड ट्रायल बैलेंस विल अपीयर ऑन, विल अपीयर ओनली वंस। ठीक है? कोई एक जगह अपीयर होगा, और अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दिया है देन ट्वाइस। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो कोई एक ही साइड अपीयर होगा, वो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज है और कहाँ अपीयर होगी। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट दिया है तो कोई दो अकाउंट्स में उसका मेंशन आपको करना पड़ेगा, अपीयर होगा। क्लियर? सो द थर्ड पॉइंट विल बी, अगर आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया है, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब आपको फॉलोइंग आइटम्स दिए हैं, सपोज ए का आपको डेबिट बैलेंस दिया है, बी का आपको क्रेडिट बैलेंस दिया है, सी का अगेन आपको क्रेडिट दिया है और डी का अगेन आपको डेबिट दिया है। ठीक है? तो ट्रायल बैलेंस में जितने भी हमारे आइटम्स डेबिट बैलेंस शो कर रहे हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के और पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। क्लियर? अगर ऐसे याद कर सकते हो तो ऐसे करना, वरना लॉजिक वाइज क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि जो चीज ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड दी होगी, माने यानी कि ए एंड डी बैलेंसेस will go to debit side of trading account and profit and loss account and
एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये ध्यान रहेगा, ऐसे आपको याद करना है। जो भी ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंसेस होंगे, यहाँ पे ए और डी आइटम का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो ये किस में जाएगा, डेबिट साइड जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के, पीएल अकाउंट के, और एसेट साइड जाएगा बैलेंस शीट के। ऐसे याद कर सकते हो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं ऐसे याद हो रहा है तो लॉजिक वाइज आपको एज एंड व्हेन जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा। क्लियर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। और जिन आइटम्स का क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे बी एंड सी का जो बैलेंसेस हैं, इट विल गो टू क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, एंड पीएल अकाउंट एंड लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, मीन्स ट्रायल बैलेंस के जितने भी क्रेडिट बैलेंस हैं वो क्रेडिट साइड जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के, पीएल अकाउंट के, और लायबिलिटी साइड जाएंगे बैलेंस शीट के। क्लियर, तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दिया है तो उसको आपको कैसे इंटरप्रेट करना है, ठीक है, क्या मतलब आप उस चीज का निकालोगे ये पता होना चाहिए। क्लियर, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के समय जब हम डिस्कस कर रहे थे उस लेक्चर में बताया था कि जितने गुड से रिलेटेड आइटम्स हैं, यानी कि परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, ठीक है, गुड से रिलेटेड जितने भी आइटम्स है, ओपनिंग स्टॉक हुआ, क्लोजिंग स्टॉक हुआ, ये सारी ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएंगी। और इससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं, मींस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग या बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, और वो एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा अब जितने एक्सपेंसेस बच रहे हैं वो सारे इनडायरेक्ट हैं, वो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट, रेस्ट ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि बच गए हैं दोज विल गो टू पीएल अकाउंट। ठीक है, आखिरी में बैलेंस शीट आपकी टैली होनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मीन्स आपने सारे एडजस्टमेंट, सारा पूरा क्वेश्चन ठीक कर रखा है। नेक्स्ट, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई ऐसा आइटम दिया है जो कंफ्यूजिंग है, जिसके बारे में आप पता नहीं लगा पा रहे हो ये इनकम है या ये एक्सपेंस है, ठीक है, जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो उसको हमेशा हम एक्सपेंस के जैसा ही ट्रीट करते हैं, हम उसे इनकम ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, कहीं पे कमीशन दिया हुआ है, जैसे कि अगर ट्रायल बैलेंस दिया होगा तो उसमें तो बहुत क्लियर होगा। अगर आप रेंट मेंशन है और वो क्रेडिट साइड मेंशन है, यानी कि आप रेंट ले रहे हो, यू आर रिसीविंग रेंट, आपकी इनकम आ रही है, तो दैट विल गो टू द क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। लेकिन अगर रेंट डेबिट साइड मेंशन है, दैट मीन्स वो एक्सपेंस है, तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड आ गया। तो ये तो क्लियर है कि रेंट का बाइफर्केशन ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट में दिया है। लेकिन क्वेश्चन में अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना है और रेंट दिया है तो उसको आपको इनकम नहीं कंसिडर करना है, उसे हम बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस ही कंसिडर करेंगे। जैसे रेंट दे दिया, कमीशन दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड कभी कभी साफ देते हैं, कभी ट्रायल बैलेंस में वो दे रखा होता है डेबिट है या क्रेडिट है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ डिस्काउंट दिया है, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है, तो उस केस में हम डिस्काउंट को एक्सपेंस ही ट्रीट करेंगे। क्लियर, दूसरी बात ये है कि जब ट्रेडिंग अकाउंट में हम डिस्कशन कर रहे थे उसका, तो मैंने आपको बताया था कि अगर फैक्ट्री रेंट या फैक्ट्री लाइटिंग करके कहीं दिया है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, वो आइटम दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि उसमें फैक्ट्री वर्ड ऐड हो गया। ठीक है, तो आपको सफिक्स और प्रीफिक्स का भी ध्यान रखना है कि फैक्ट्री लग रहा है तो वो डायरेक्ट है, नहीं लग रहा है, सिंपली रेंट दिया है तो वो इनडायरेक्ट है, वो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। क्लियर, परचेजेस किसी चीज में लग रहा है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम, like 99% of the time it will go to trading account debit side। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, सो स्टूडेंट्स दीज वर फ्यू पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग दी फाइनल अकाउंट्स, ये आगे काम आएंगे। और होपफुली मेरे हिसाब से तो मैंने जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है रिलेटेड टू फाइनल अकाउंट्स वो डिस्कस कर ली है। अगर फिर भी कुछ ऐसा रह रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये डिस्कस करना चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम इसके जो न्यूमेरिकल पार्ट है फाइनल अकाउंट्स के वो स्टार्ट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।